हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल इन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में हमने सेल वॉल की बात कर ली है, सेल मेम्ब्रेन को समझ लिया है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन दोनों चीजों को हम समझ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूकैरियोटिक में हम इन दो चीजों की बात कर चुके हैं। तीसरा, जैसे कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर क्या मिलती है, बड़ी चीज क्या है, ऑर्गेनेल्स। मतलब बहुत सारे जो कोशिकांग है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो आज से हम शुरुआत करेंगे उन सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना समझना। तो सेल ऑर्गेनेल्स की जब हम बात करते हैं तो पहला डिफरेंस हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही देखा था कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो पहले हम इस झिल्ली के बेसिस पर ही, इस मेम्ब्रेन के बेसिस पर ही ये देख लेते हैं कि इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, या फिर मेम्ब्रेन होती भी है या नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ए मेम्ब्रेनस, एक को हम कहते हैं मेम्ब्रेनस जिसमें झिल्ली पाई जा रही है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, उनको हम ए मेम्ब्रेनस कह रहे हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर ऑर्गेनेल्स के नेम की, तो इन केस ऑफ ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो सबसे पहला हमारा राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट था, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा था कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो राइबोसोम होता है। न्यूक्लियोलस, ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस। और एक लास्ट चीज आती है ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में, विच इज सेंट्रोजोम, जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में नहीं होती है। मेम्ब्रेनस की बात करें, यानी कि किसी में सिंगल मेम्ब्रेन हो सकती है, किसी ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेन हो सकती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल को याद करने से पहले हम देख लेते हैं डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन में आपको केवल तीन याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आप याद रखेंगे प्लास्टिड, जो कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्लास्टिड। और तीसरा आप याद रखेंगे न्यूक्लियस, इसके ऊपर भी दो मेम्ब्रेन्स होती है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में बस हमें ये तीन नाम याद रखने हैं। अब क्या बच जाता है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। इसी से जुड़ा हुआ होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से ही आगे जुड़ा हुआ होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद हम याद रखेंगे वेक्यूल। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वेक्यूल को हम कहते हैं रिक्तिका। और लास्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं साइटोस्केलेटन भी होता है, और साइटोस्केलेटन और कुछ माइक्रोबॉडीज। जितने भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, एक एक को हमें डिटेल में समझना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम इन मेम्ब्रेन के बेसिस पर नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एक अलग से हमारी बुक में हेडिंग होती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो ये चार्ट आपने पूरा देख लिया होगा, कौन मेम्ब्रेनस है, कौन ए मेम्ब्रेनस है। मेम्ब्रेनस में किसके पास सिंगल झिल्ली है, किसके पास डबल झिल्ली है। अब हम बात करते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, अंतः झिल्ली तंत्र। अगर इसके नाम को हम स्प्लिट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर या इनसाइड। यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के इनसाइड। इनसाइड द सेल हमें कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं जिनके फंक्शंस आपस में क्या है, कोऑर्डिनेटेड। इनके फंक्शंस आपस में क्या है, जुड़े हुए, कोऑर्डिनेटेड है। एक ऑर्गेनेल के ऊपर दूसरे के फंक्शन डिपेंडेंट है। तो हम ऐसे सिस्टम की बात करने जा रहे हैं जिनमें ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इंटरलिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमें चार ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करनी होती है। फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो अंदर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, यानी कि केंद्रक की झिल्ली है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। सेकेंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है गोल्जी बॉडी। थर्ड इस सिस्टम का पार्ट होता है हमारे पास लाइसोसोम। एंड लास्ट होता है वेक्यूल।
ये चारों सिस्टम के मतलब इन चारों ऑर्गेनेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। होगा क्या, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड कैसे होगा? जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये येलो कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये येलो डॉट्स क्या है? राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जो प्रोटीन बनाएंगे। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? इस राइबोसोम के साथ में मिल करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रही है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है। जब यहाँ पर प्रोटीन बन जाता है तो वो प्रोटीन आगे भेजा जाता है वेसिकल्स की फॉर्म में। इनको भेजा जाता है यहाँ गोल्जी बॉडी के पास। ये वेसिकल्स जैसे ही यहाँ पर एंटर करती है गोल्जी बॉडी के सिस फेज से, इसको हम कहते हैं, जो इसका सिरा गोल्जी बॉडी का जो सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज्यादा पास में है, इसको हम सिस फेज कहते हैं। या फिर इसी को और क्या नाम से जाना जा सकता है? फॉर्मिंग फेज इसी को कहा जाता है, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, या इसी को हम कहते हैं कॉन्वेक्स फेज। यहाँ से जैसे ही प्रोटीन आता है, इस प्रोटीन को आगे पैक किया जाता है इस गोल्जी बॉडी के अंदर। मतलब प्रोटीन की पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? ये गोल्जी बॉडी करता है। ग्लाइकोसाइलेशन का काम करता है। अगर कोई प्रोटीन आया है तो उसको कहाँ जाना है? सेल के अंदर ही रहना है या सेल के बाहर भेजना है? इंट्रासेल्यूलर है या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर है? किस टाइप का मटेरियल है, इसको कहाँ भेजना है? तो ये कौन डिसाइड करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से आगे फिर एक वेसिकल निकलती, गोल्जी बॉडी का ही एक हिस्सा टूट करके अलग हुआ, वेसिकल बना। इस वेसिकल को ही हमने आगे चल के क्या नाम दिया है? लाइसोसोम। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जब बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है? लाइसोसोम। इस लाइसोसोम का काम क्या होता है? जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स बने हैं, बहुत सारे प्रोटीन कुछ काम के नहीं भी होंगे, जिनका सेल के अंदर कोई काम नहीं होगा, तो ये जो लाइसोसोम है उन प्रोटीन्स को क्या करता है? अपने अंदर रखा। और इसी के अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से उन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, जो चीज काम की नहीं है सेल की, उनको डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए तो इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? जो चीज सेल के काम की नहीं है उसको बर्स्ट करने का काम करता है, खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो सेल तक को भी खत्म कर सकते हैं। जो मटेरियल होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारे एंजाइम अपने अंदर ये कैरी करता है। अब जब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सेल के अंदर यूज हो जाएगा तो वो भेज दी जाएगी सेल के पास। कुछ चीजें ऐसी होगी जो सेल के पास एक्सेस में होगी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगी, तो उसको इस वैक्यूल के अंदर क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा। स्टोर हाउस के जैसे काम करती है हमारी वैक्यूल। सैप को इसके अंदर स्टोर करके रख लेगी, कुछ न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। जैसे अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग टाइप की वैक्यूल होती है, किसी में गैस वैक्यूल होती है, किसी में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, किसी में फूड वैक्यूल होती है। तो जिस टाइप का मटेरियल इसके अंदर स्टोर किया जा रहा है उसी के बेसिस पर इस वैक्यूल को, इस रिक्तिका को नाम दे दिया जाता है। तो हमने यहाँ से देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। उस प्रोटीन को आगे भेजा गया गोल्जी बॉडी के अंदर। गोल्जी बॉडी ने उसकी क्या कर दी? पैकेजिंग कर दी। पैकेजिंग करने के बाद में उसको सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। सेल के अंदर रखना है, अगर सेल के काम का है तो सेल के अंदर रहेगा। इसी का कुछ पार्ट गोल्जी बॉडी का ही एक वेसिकल होता है। इस वेसिकल के अंदर जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भर जाए और वो गोल्जी बॉडी से अलग हो जाए तो उसको हमने एक अलग नाम दिया, विच इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है चीजों को डिस्ट्रॉय करना, जो काम की नहीं है उनको ये खत्म करता है। कई बार जब सेल की एज हो जाती है, सेल का लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है? अपने सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बाहर निकाल देता है और अपनी ही सेल को बस्ट भी कर देता है। इसीलिए ये सुसाइडल ब्रेक कहा जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा मटेरियल एक्सेस में होता है सेल के पास, जो सेल स्टोर करना चाहती है, तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है? वैक्यूल के अंदर। तो ये चारों जो ऑर्गेनेल्स है इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, एक से ही दूसरे का फंक्शन जुड़ा हुआ है। इसीलिए इनको हम कहाँ पढ़ रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके इनके फंक्शंस हम फिर से देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सबसे पहले तो डिस्कवर किसने की है? तो साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, पोर्टर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका।
इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन? पोर्टर। इसके बाद इसमें देखा जाए तो ये अराइज कहाँ से होती है? अगर आपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया हो तो ये रही न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस की ही ये रही डबल मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेन जो सेकंड मेम्ब्रेन है उसी से अराइज हो रही है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या लिखेंगे? अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस की ही मेम्ब्रेन से ये अराइज हो रही है। केंद्रक की जो द्वितीय झिल्ली है, जो दूसरी झिल्ली है, वहां से ये अराइज हो रही है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो टाइप की होती है। किस बेसिस पर? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। इसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? इतने एरिया को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एरिया को जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जब मॉडिफाई होती है तो इसका मॉडिफिकेशन न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन में इसके मॉडिफिकेशन को हम एक अलग नाम से जानते हैं। न्यूरॉन में ये मॉडिफाई होकर क्या बना लेती है? निजल्स ग्रेन्यूल्स बना लेती है, जो काम करेंगे न्यूरॉन सेल के लिए प्रोटीन बनाने का, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने का। तो निजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफिकेशन है, जो कहाँ मिलेगा? हमें न्यूरॉन्स में मिलेगा। वैसे ही ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये भी मॉडिफाई कर सकती है। इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्मिक। सार्को वर्ड किससे रिलेटेड है? मसल्स से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम कह देते हैं। ये क्या काम करती है? ये क्योंकि मसल्स के अंदर होती है तो ये क्या करती है? कैल्शियम स्टोर करने का काम करती है। कैल्शियम को स्टोर करने का काम करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन केस ऑफ जब ये क्या बन रही है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन रही है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अब हम देखते हैं एक साथ। जैसे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है क्या? प्रोटीन, मतलब हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के फॉर्मेशन में, प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करती है। हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है लिपिड्स, स्टेरॉइड्स बनाती है ये, कुछ हार्मोन्स को भी बनाती है। हार्मोन्स के अलावा ये कुछ विटामिन्स को बनाने का काम करती है। तो हमको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में इन चारों चीजों के बारे में याद रखना है। एनसीईआरटी में मेजरली लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स की बात की गई है। तो ये कुछ हार्मोन्स भी बनाती है, कुछ विटामिन्स भी बनाती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करेगी? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी। एक चीज आप याद रख सकते हैं, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पर जैसे जहाँ पर राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम जिस जगह पर अटैच होता है यहाँ, तो इसके बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है विच इज राइबोफोरिन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होने के लिए राइबोसोम को बीच में कुछ तो चाहिए। तो राइबोसोम जिस जगह पर अटैच होता है, जिस प्रोटीन की हेल्प से अटैच होता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? राइबोफोरिन प्रोटीन कहते हैं। तो आप ये याद रख सकते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ही क्या है? मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बनी हुई है। इसके अलावा आप एक और चीज याद रख सकते हैं यहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? ग्रुप ऑफ ट्यूब या ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूब्स के जैसे हमें दिखाई, तो ये ग्रुप ऑफ ट्यूब्स है। ये बहुत सारी लंबी लंबी सी ट्यूब्स आपस में ज्वाइन हुई है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ईआर क्या काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें गोल्जी बॉडी की, जो कि जुड़ा हुआ है कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसका फंक्शन जुड़ा है। तो पहले हम इस गोल्जी बॉडी को बताने वाले साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है वो कौन है? कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है। गोल्जी बॉडी का नाम इन्हीं के नाम पर है, कैमिलो गोल्जी के नाम पर। गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। जो गोल्जी बॉडी है इसको और क्या कहा जाता है? गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। तो ये नाम भी किसने दिया है? कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया है। इसके और भी नाम है, जैसे गोल्जी बॉडी को आप कहीं पर देखेंगे तो कहीं आपको मिलेगा गोल्जी अपैरेटस,
कहीं हमें मिलेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को ही, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि सेल के अंदर बनने वाले प्रोटीन्स को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये गोल्जी बॉडी ही डिसाइड करता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है इसको। तो आप ये कुछ चीजें याद रख सकते हैं। अब इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, ये कहाँ से बनता है गोल्जी बॉडी? यहाँ आइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा, ये रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 टाइप होते हैं, वैसे हम याद नहीं रखते क्योंकि एनसीईआरटी में ये जनरली नहीं दिया हुआ रहता है। सिस्टर्नी होती है, वेसिकल्स होती है और ट्यूब्यूल्स होती है। तो इसी की जो वेसिकल्स होती है, ऐसे गोल होती है जो वेसिकल्स, उन्हीं वेसिकल से किसका फॉर्मेशन होता है? इस गोल्जी बॉडी का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल होती है वहां से ही किसका फॉर्मेशन हुआ है? कौन ओरिजिनेट हुआ है? गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट हुआ है। गोल्जी बॉडी का फंक्शन तो हमने देखा, क्या काम करता है गोल्जी बॉडी? ये एक फंक्शन करता है पैकेजिंग का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल या चीजों को या प्रोटीन्स को पैक करता है। मेन इसका काम होता है ग्लाइकोसाइलेशन। क्या करता है ये ग्लाइकोसाइलेशन? क्या मतलब होता है ग्लाइकोसाइलेशन का? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है, जैसे सेल के अंदर इसके पास भेजा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसी टाइप का, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट भेजा गया। कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लाइको भी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो किस लिपिड के साथ इसको बाइंड करना? अगर लिपिड के साथ बाइंड करना है तो ये क्या बना देगा? ग्लाइकोलिपिड बना देगा। प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट को जोड़ना है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा। मतलब कहाँ पर प्रोटीन जोड़ना है, कहाँ पर लिपिड जोड़ना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? गोल्जी बॉडी डिसाइड करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ये सब क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। किसी भी प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट की सील लगाना, ताकि हमारी बॉडी उन और चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, पता कर पाए कि ये हमारी ही बॉडी की चीजें हैं, हमारी ही बॉडी के रिसेप्टर्स उसके ऊपर लगाना, ये सारा काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ने ये सारा काम कर दिया, ग्लाइकोसाइलेशन कर दिया, उसके ऊपर सील ठप्पा लगा दिया, उसके बाद में उसको पैक किया। पैक करने के बाद उसको आगे कहाँ भेज दिया जाएगा? दूसरी वेसिकल में। या तो सेल के अंदर ही रहने दिया जाएगा या सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये क्या काम करता है गोल्जी बॉडी? इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से एक है प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। प्राइमरी लाइसोसोम से क्या मतलब है? अभी अभी मैंने आपसे बोला कि आगे चल करके क्या बनेगा, यहीं से लाइसोसोम ओरिजिनेट होगा। तो प्राइमरी लाइसोसोम को बनाने का काम भी कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी ही कर रहा है। इसके अलावा आपने कभी एक्रोसोम नाम सुना हो? जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर भी कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर, जो आगे चल करके जब ये ओवा के साथ फ्यूज होने की कोशिश करता है तो ओवा की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। तो इस एक्रोसोम को बनाने का काम भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन, प्राइमरी लाइसोसोम बनाना, ग्लाइकोसाइलेशन करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करना, ये सारे काम होते हैं गोल्जी बॉडी के। तो आई होप आपको गोल्जी बॉडी के फंक्शन, गोल्जी बॉडी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम की। अब ये लाइसोसोम कैसे बना? लाइसोसोम बनता है, अभी अभी हमने बात की, जो इसके पीछे हमने गोल्जी बॉडी देखा, गोल्जी बॉडी से ही किसका फॉर्मेशन होता है? लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या है? कुछ भी नहीं है। जो ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी में हमने फेस नहीं देखे हैं, अच्छा यहाँ पर देख लिए हमने। गोल्जी बॉडी का ये वाला जो फेस है इसको हम सिस फेस कहते हैं। ये जो इसका पीछे वाला एरिया है, जो बाद वाला एरिया है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाद में आता है, इसको हम ट्रांस फेस कहते हैं। ट्रांस फेस, या फिर इसी को मैच्योरिंग फेस कह सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? कॉनकेव फेस। तो जैसे प्रोटीन यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ से फॉर्म होना शुरू होते हैं और यहाँ तक आते आते मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद में इसी गोल्जी बॉडी से कुछ वेसिकल्स निकलती है, वेसिकल्स निकलती है। इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरे होते हैं? प्रोटीन्स भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। तो जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं, यहाँ से टूट के अलग होने के बाद वो एक अलग ऑर्गेनल बन जाता है, और उसको ही हम क्या नाम दे देते हैं? गोल्जी, सॉरी, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? लाइसोसोम नाम दे देते हैं। तो ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन किसने किया? इस गोल्जी बॉडी ने ही किया। लाइसोसोम
इस लाइसोसोम को किसने बनाया? गोल्गी बॉडी ने इसका फॉर्मेशन किया है। और क्या है, लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुइसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को फिलअप किए हुए हैं। इसको एक्टिवेट रहने के लिए, वैसे इसको काम करने के लिए, एक्टिवेट रहने के लिए क्या चाहिए होता है? लो पीएच चाहिए होता है। जनरली ये 5 से 6 पीएच पर काम करता है। 4 से 6 या 5 से 6 पीएच पर ये इसको लो पीएच चाहिए होता है। अब होता क्या है, ऑलरेडी इसके अंदर एंजाइम्स भरे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, उनका पीएच ऑलरेडी लो रहता है, लेकिन फिर भी उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर लगा होता है प्रोटॉन पंप। ये क्या करता है, इसके अंदर ऑलरेडी हाई कॉन्सेंट्रेशन है। कैसा कॉन्सेंट्रेशन है? हाई। लेकिन फिर भी इसको क्या चाहिए, और अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए बाहर से प्रोटॉन्स चाहिए। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन से चीजों को हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना है तो हमें क्या लगेगा? पंप लगेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड रहेगी। तो सेल के अंदर से प्रोटॉन्स को ये क्या करता है, अपने अंदर लाने के लिए प्रोटॉन पंप का यूज करता है। अपने पीएच को बैलेंस रखने के लिए, इसका पीएच बैलेंस रहेगा तभी ये एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, तभी ये क्या कर पाएगा? काम कर पाएगा। काम क्या करेगा? जो प्रोटीन्स, जो चीजें, जो न्यूट्रिएंट्स, जो मटेरियल सेल के काम का नहीं होता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है, जो किसी काम का नहीं है, तो उसको क्या कर देगा? ये खत्म करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। तो ये हुई लाइसोसोम की कहानी। इसके बाद आती है वैक्यूल की बारी। वैक्यूल कई सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग, जैसे मैंने आपसे कहा, किसी में आपको गैस वैक्यूल मिलेगी जो बायोन्सी प्रोवाइड करती है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी आपको मिलेगा जो वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है इन केस ऑफ अमीबा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, जैसे जैसे ही इस वैक्यूल को दबाएगी अमीबा, तो होगा क्या, उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वैक्यूल के अंदर वो सारा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन के लिए भी ये अपनी वैक्यूल का यूज कर लेते, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में फूड वैक्यूल होती है, जिसमें वो अपना फूड स्टोर कर लेते हैं। सेप वैक्यूल भी होता है, जिसमें वो सेप को, जो प्लांट का सेप होता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अभी तक हमने जितने भी देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एकल कोशिकी, मतलब इनके ऊपर एकल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली युक्त ये होते हैं। इसकी इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या भरा होता है इसके अंदर? सैप भरा होता है। अब इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारा प्लांट का वेस्ट मटेरियल हो सकता है, जो प्लांट के काम का नहीं है वो भी हो सकता है। बहुत सारा फूड मटेरियल भी हो सकता है। अब एक तो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, इस वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ है, और भी सेल को अगर कुछ भरना है तो और सेल इसके अंदर डालती रहती है। तो सेल के अंदर तो फालतू चीजों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? कम है। सेल के अंदर जो फालतू चीजों का कंसंट्रेशन है वो क्या है? कम है। लेकिन वैक्यूल के अंदर उसका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो हमें अगेन लो कंसंट्रेशन से चीजों को कहाँ भेजना है? हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो अगेन यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? एटीपी की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पर क्या चाहिए होगा? पंप चाहिए होगा। तो यहाँ पर भी एक पंप काम करेगा, एक्टिव पंप काम करेगा, एटीपी रिक्वायर्ड रहेगी। तब कहीं जाकर के सेल के अंदर जो मटेरियल है वो कहाँ जा पाएगा? इसी के वैक्यूल के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर जा पाएगा। तो वैक्यूल का क्या काम होता है? बहुत सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखना। किन चीजों को? जो चीजें यहाँ से बनी लेकिन उसके बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, स्टोर कर ली गई। तो ये सारे जो हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट देखे, ऑर्गेनेल्स देखे, इन सभी का फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। आई होप आपको पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की एक एक बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको इसका आंसर मिलेगा। और आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए निकिता बायो वर्ल्ड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।